7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अचानक रॉकेट हमला किया, जिससे भूकंप जैसे 2 झटके आए। इजरायली जमीन पर 5000 रॉकेटों का असर महसूस किया गया। दूसरा झटका बड़ा शॉकिंग था, जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया। इस फैक्ट के बावजूद कि इजराइल के पास मोसाद जैसी शातिर जासूसी एजेंसी है, जो दुश्मन को सोते समय पकड़ने और सोते समय उसके कान काटने में सक्षम है, इसके बावजूद हमास संगठन ने इजराइल को सोते हुए पकड़ा। यह इंसिडेंट कई देशों के लिए बड़ा सदमा था। लेकिन सच पूछे तो ये कहना सही नहीं है कि हमास संगठन ने सिर्फ मोसाद को धोखा दिया। हमास ने शायद इजराइल की सीक्रेट सर्विस एजेंसी यूनिट 8200 की आंखों में धूल झोंकने का लगभग इम्पॉसिबल काम किया है, जो मोसाद जासूसों द्वारा प्राप्त सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ऑपरेटेड करती है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि 5000 रॉकेट फायर करने के लिए दुश्मन द्वारा बनाए गए प्लान का यूनिट 8200 को पता नहीं चल पाया। अगर आप कुछ एग्जाम्पल जानते हैं कि इजराइल की 24/7 आंख कान वाली यूनिट 8200 एजेंसी कितनी इफेक्टिव है और इसकी पहुंच कहां तक है, तो ऐसी सतर्क एजेंसी कैसे बहरी और आंखें मूंद सकती है? कई देशों में अपना इनविजिबल जासूसी जाल बिछाने वाली यूनिट 8200 एजेंसी का स्पाइडरमैन कौन है और बंद कमरे में बैठकर कैसे काम करता है, ये जानना जरूरी है। इजराइल का गठन मई 1948 में एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में हुआ था। किसी यहूदी देश के लिए ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सऊदी अरब जैसे अरब देशों के ऑर्गेनाइजेशन में अपने पैर जमाना कोई छोटी चुनौती नहीं थी। यदि सभी नेशन एक साथ अटैक करें तो इजराइल का नामो निशान कुछ ही घंटों में मिट जाएगा। इसलिए देश के गठन के बाद इजराइल ने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। एक तरफ मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ी तो दूसरी तरफ शिन बेट और मोसाद जैसी जासूसी एजेंसियों ने पड़ोसी दुश्मन देशों की इजराइल विरोधी पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। जासूसी संगठन, जिसे आज यूनिट 8200 के नाम से जाना जाता है, इसका गठन लगभग उसी समय हुआ था। हालांकि तब इसे 515 के रूप में जाना जाता था। साल 1956 में जब इजराइल और अरबों के बीच दूसरा युद्ध छिड़ा तो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक जैसे देशों में 515 के जेम्स बॉन्ड जासूसों ने कई सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसलिए 515 को वॉर के बाद और भी अपडेट किया गया। न्यू फॉर्मेट और पहले से ज्यादा मजबूत ऑर्गेनाइजेशन को एक नया नाम भी मिला, 848। ये पहचान शायद आज तक जारी होती, लेकिन योम किपुर 1973 में हुए तीसरे अरब इजराइल वॉर ने 848 के भविष्य को धुंधला कर दिया। हुआ यूं कि वॉर के दौरान 848 के एक सीनियर जासूस को सीरियाई सेना ने जिंदा पकड़ लिया। सीरियाई लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल हरासमेंट करके 848 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी जानकारी हासिल कर ली। कॉन्फिडेंशियलनेस का मजबूत पर्दा हटते ही 848 दुश्मन देशों के लिए एक खुली किताब बन गया। अंत में इजराइल को अपनी खुली किताब को रद्दी में फेंकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मतलब 848 ऑर्गेनाइजेशन को परमानेंट रूप से बंद कर दिया गया। यूनिट 8200 का जन्म इनएक्टिव 848 के एक नए अवतार के रूप में हुआ था और इसे कई डिविजन्स में डिवाइडेड किया गया था। टाइट सिक्योरिटी इस तरह एस्टैब्लिश्ड की गई थी कि एक डिपार्टमेंट को इस बात की जानकारी न हो कि दूसरा क्या कर रहा है, ताकि अगर कल कोई जासूस दुश्मन के हाथों में पड़ जाए तो यूनिट 8200 की पूरी प्रोसेस का भांडा एक साथ न फूट जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो यूनिट 82 नाम की किताब दुश्मन के हाथ लग जाती है तो उसके ज्यादातर पन्ने गायब होंगे। हमारे यहाँ कहावत है कि दिया हाथ नहीं जानता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। इजराइल ने यूनिट 8200 मामले में उस कहावत को एक कदम आगे बढ़ाया। न केवल बाएं और दाएं हाथ, बल्कि उनकी 5+5 उंगलियां भी एक दूसरे की हरकतों से अनजान होंगी, ऐसा प्लान बनाया है। यूनिट 8200 सालों से उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार काम कर रही है। आज उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर राष्ट्रहित की अलग अलग गतिविधियां चलाने वाले ज्यादातर एम्प्लॉइज 18 से 21 साल के इजरायली लड़के और लड़कियां हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की कोडिंग, कंप्यूटर या दूसरों के डेटा को हैक करना, दुश्मन देश के सीक्रेट मैसेजेस को रोकना, मैसेजेस में छिपे कोडेड वर्ड्स को समझना। यदि कोई मिलिट्री मिशन चलाया जा रहा हो तो यूनिट 8200 के युवा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं सालों से दुश्मन के ठिकानों की कुंडली निकालने का। देश सेवा में उनका कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट होगा, इसका अंदाजा येयर कोइन के एक सेंटेंस से मिलता है। येयर कोइन, जिन्होंने यूनिट 8200 में 33 सालों तक सेवा की है और 5 साल तक उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहे हैं, कहते हैं 90% सीक्रेट डेटा जिस पर इजराइल की फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी डिसाइड होती है,
वो यूनिट 8200 में दिन रात जासूसी में लगे एम्प्लॉइज की कड़ी मेहनत की बदौलत है। सिर्फ इतनी ही बातों से यूनिट 8200 की काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आइए एक या दो चीजों के बारे में बात करें जो इसने अतीत में की है। साल था 2007। इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया पर बशर अल असद का शासन था। कहा जाता है कि लोगों के सामने न्यूक्लियर वेपन्स का विरोध करने वाला राजनेता सीरिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश करने की आड़ में सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन भी तैयार करना चाहता था, जिसके लिए उसे नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट था। एक्सरे भेदने वाली आंख से दुश्मन के पेट में छुपी कैंची देखने वाले इजराइल के राष्ट्रपति से बशर अल असद की ये बात छुपी रह सकती है। इजराइल को पता चला कि सीरिया के डेर एज जोर प्रांत में एक नया न्यूक्लियर बेस बन रहा है, इसलिए इसका पर्दाफाश करने के लिए ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स नामक एक सीक्रेट मिलिट्री मिशन तैयार किया गया था। ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स का मैन प्लान 6 इजरायली एयरफोर्स के प्लेन्स के लिए थी, जो मेवरिक लेजर डायरेक्टेड बमों के साथ उड़ान भरेंगे, सीरिया बॉर्डर पार करेंगे और डेर एज जोर न्यूक्लियर बेस पर बमबारी करेंगे और वापस लौट आएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इजरायली पायलट टारगेट को पूरा करके दिखाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि सीरिया में दुश्मन के आसमान में कैसे एंटर किया जाए। सीरियाई रडार इजरायली फाइटर प्लेन्स की उपस्थिति का पता लगा लेंगे और सीरिया या तो ग्राउंड से हवा में मार करने वाली मिसाइलें फायर करता या जवाब में अपने वॉर प्लेन भेजता। ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स शुरू होने से पहले ही खत्म। यूनिट 8200 के युवाओं को इस पॉसिबल सोल्यूशन से बचने का काम सौंपा गया था। जैसा कि पहले बताया गया है, वो दूसरों के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करने में माहिर थे, इसलिए यूनिट 8200 के हैकरों ने आसमान की ओर देखने वाले सीरियाई राडार को ऑपरेटेड करने वाले मेन फ्रेम कंप्यूटर हैक कर लिया। अब सीरियाई राडार आसमान में वही देख रहा था जो यूनिट 8200 के हैकर उसे दिखाना चाहते थे, यानी यूनिट 8200 के हैकरों ने ऐसा प्लान बनाया कि इजरायली फाइटर प्लेन सीरिया के आसमान में तो दाखिल हो जाए, लेकिन रडार उनकी मौजूदगी कंप्यूटर स्क्रीन पर न दिखाए। रडार ऑब्स्टिकल हटने के साथ इजरायली विमानों ने 6 सितंबर 2007 को उड़ान भरी, दुश्मन के एयरफील्ड में एंटर किया और डेर एज जोर न्यूक्लियर बेस पर मेवरिक बम गिराए। अंधेरे में उस लापरवाह हमले के बारे में सीरिया अंधेरे में रहा। 1 महीने बाद दुनिया को पता चला इजरायली पायलटों द्वारा की गई तोड़फोड़। इजराइल ने कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से अपना मुंह बंद कर लिया। इस घटना के 3 साल बाद यूनिट 8200 का एक और कारनामा सामने आया। टारगेट था यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट थे जो ईरान ने पावर जनरेशन और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए देश भर में स्थित किए थे। नेचुरल फॉर्म से पाए जाने वाले यूरेनियम 238 का इस्तेमाल सीधे न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं किया जा सकता है। यूरेनियम 238 को सेंट्रीफ्यूज नामक मेटल ट्यूब्स में तीव्रता से घुमाया जाता है। फ्लोरीन गैस को सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाला जाता है, जबकि यह वर्टिकल एक्सिस पर 1500 सेकंड पर घूमती है। फ्लोरीन और यूरेनियम 238 के बीच केमिकल रिएक्शन होता है और यूरेनियम 235 मिलता है। स्ट्रिक्ट मिलिट्री रेगुलेशंस के बीच ईरान द्वारा एस्टैब्लिश्ड किए गए अनगिनत यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट तक पहुंचना और उसे खत्म करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए यूनिट 8200 के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने ऐसे कंप्यूटर को टारगेट किया जो उन स्टेशनों को ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड करते थे। स्टक्शनेट नाम का एक कंप्यूटर वायरस बनाया गया, जिसका काम सेंट्रीफ्यूज के 1500 चक्कर प्रति सेकंड को नियंत्रित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को बाईपास करना और सेंट्रीफ्यूज के रोटेशन को इन्फिनिट लिमिट तक बढ़ाना था। स्टक्शनेट वायरस बना, इसलिए इसे ईरान के सरकारी साइबर स्पेस में इंजेक्ट किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान में न केवल 2 लाख कंप्यूटर स्टक्शनेट का शिकार हुए, बल्कि कम से कम 1000 इंडस्ट्रियल मशीन्स उन कंप्यूटरों से अफेक्टेड हुई। यूरेनियम को प्रॉस्परस करने वाली कई सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एबनॉर्मल रोटेशन के कारण इतनी खराब हो गई कि ईरान को उन्हें नष्ट करना पड़ा। इजराइल की यूनिट 8200 द्वारा किए गए मिशनों की लिस्ट लंबी है, लेकिन उनके सभी कारनामों का कंक्लूजन यह है कि हैकिंग के हथियार चलाने और साइबर वॉर नामक मॉडर्न वॉर की स्ट्रेटेजी खेलने में यूनिट के एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों का कोई मुकाबला नहीं है। यही कारण है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास यूनिट 8200 के सतर्क जासूसों को बाईपास करने और 5000 रॉकेट लॉन्च करने में कामयाब रहा। ये मानो या ना मानो जैसी बात है। उन्होंने नहले पे दहला जैसा दांव कैसे खेला होगा, इसकी मिस्ट्री वही लोग बता पाएंगे।